Hello friends, myself Gaurav Jain from Resonance PCCP division. Today we are discuss here NTSC Stage 1 topic puzzle test. Puzzle test बहुत important topic होता है क्योंकि इसमें आपको जो क्वेश्चन मिलता है वो एक पैराग्राफ के रूप में मिलता है, एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें पूरा सॉल्यूशन बनाना है, फिर उससे रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं। चलते अपन अलग अलग टाइप शुरू करेंगे, मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला जो क्वेश्चन है ये हमने क्लासिफिकेशन टाइप पजल से लिया है। क्लासिफिकेशन टाइप का मतलब है आपको इस पैराग्राफ में एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, अलग अलग पर्सन के बारे में इन्फॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे टेबल बनानी है, टेबल से रिलेटेड फिर जो क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं उनके आंसर देने हैं। शुरू करते हैं। जैसे इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है 5 स्टूडेंट A B C D E ऑफ अ क्लास सिक्योर डिक्टेशन इन 4 सब्जेक्ट। 5 स्टूडेंट्स हैं, पहला A B C D और E। 5 स्टूडेंट्स ने अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन ली है। वो सब्जेक्ट कौन से हैं? पहला है इंग्लिश, दूसरा है साइंस, तीसरा मैथ्स और चौथा है संस्कृत। अब हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे ये देखना है कि इंफॉर्मेशन किस तरीके से आपको दी गई है। हम इसे एक टेबुलर फॉर्मेट में अरेंज कर लेते हैं। पहली इंफॉर्मेशन है A एंड C सिक्योर डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश एंड साइंस। A और C ने इंग्लिश और साइंस में डिस्टिंक्शन ली है। A और C, A ने ली है इंग्लिश में, A एंड C सिक्योर डिक्शन इंग्लिश एंड साइंस। A और C के कॉलम के हमने इंग्लिश और साइंस के रेस्पेक्ट में टिक मार्क कर दिया है। इसका मतलब ये है कि A और C ने इंग्लिश और साइंस में डिक्शन ली है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन B, C एंड D सिक्योर डिक्शन इन साइंस एंड संस्कृत। B, C और E सिक्योर डिक्शन इन साइंस एंड संस्कृत। इसको हम स्लोली पढ़ते हैं। B सिक्योर डिक्शन इन साइंस एंड संस्कृत, तो B के साथ साइंस और संस्कृत। दूसरा है C सिक्योर डिक्शन इन साइंस एंड संस्कृत, तो साइंस के लिए ऑलरेडी हमने लगा रखा है। देन संस्कृत। E सिक्योर डिक्शन इन साइंस एंड संस्कृत, E ने साइंस और संस्कृत में डिक्शन ली है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वाइल A, D एंड E सिक्योर डिक्शन इन इंग्लिश एंड मैथ्स। A, D और E ने इंग्लिश और मैथ्स में डिक्शन लिया है। A, D और E, A को हमें इंग्लिश और मैथ्स में देना है, इंग्लिश में ऑलरेडी है तो मैथ्स में। D के साथ भी इंग्लिश और मैथ्स, तो D इंग्लिश और मैथ्स। एंड E सिक्योर डिक्शन इन इंग्लिश एंड मैथ्स, E के साथ इंग्लिश और मैथ्स, ये इंग्लिश और ये मैथ्स। तो ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी इसके अकॉर्डिंग हमने टेबल यहाँ पे बना ली। अब जहां जहां हमने टिक नहीं किया है वहां पे हम क्रॉस कर देते हैं। इसका मतलब ये है जहां टिक हो रहा है उस पर्सन ने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन लिया है, और जहां डिस्टिंक्शन नहीं है हमने उसको क्रॉस कर दिया। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी प्रिपेयर्ड दिस चार्ट और टेबल। नाउ वी हैव टू गिवन आंसर फ्रॉम दिस चार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्टूडेंट हु सिक्योर डिक्शन ऑल द 4 सब्जेक्ट। वो कौन सा स्टूडेंट है जिसने सभी चारों सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन लिया है? तो फ्रेंड्स आप टेबल से देख सकते हैं कि E एक ऐसा स्टूडेंट आ रहा है जिसके इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और संस्कृत चारों सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर द स्टूडेंट हु सिक्योर डिक्शन इन ऑल द 4 सब्जेक्ट इज, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि E। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टेबल से रिलेटेड है। द स्टूडेंट हु सिक्योर डिक्शन इन इंग्लिश, साइंस एंड मैथ्स। वो स्टूडेंट जिसने इंग्लिश, साइंस और मैथ्स में डिस्टिंक्शन लिया है, वो स्टूडेंट जिसने इंग्लिश, साइंस और मैथ्स में, तो टेबल से हम देख सकते हैं A ने इंग्लिश, साइंस और मैथ्स में डिस्टिंक्शन लिया है, B ने केवल साइंस में लिया है, C ने इंग्लिश और साइंस में लिया है, D ने केवल मैथ्स में लिया है, और E ने भी इंग्लिश, साइंस और मैथ्स में डिस्टिंक्शन लिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कि वो स्टूडेंट जिसने इंग्लिश, साइंस और मैथ्स में डिस्टिंक्शन लिया है, आंसर हो जाएगा हमारा एक तो स्टूडेंट A और एक E, तो आंसर हमें देना चाहिए ऑप्शन C। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी टेबल से रिलेटेड, द स्टूडेंट हु सिक्योर डिस्टिंक्शन इन 3 सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट मैथ्स, वो स्टूडेंट जिसने 3 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन लिया है लेकिन मैथ्स में नहीं, मतलब उसके डिस्टिंक्शन इंग्लिश, साइंस और संस्कृत में आनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द टेबल आप देख सकते हैं ए के मैथ्स में डिस्टिंक्शन है, बी के केवल साइंस में, इंग्लिश और मैथ्स में है नहीं, सी के इंग्लिश और साइंस में है, मैथ्स में नहीं है, ये हमारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इंग्लिश, साइंस और संस्कृत। डी के साथ इंग्लिश और मैथ्स है, संस्कृत में नहीं है, और ई ने सभी में लिया है, इसलिए पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के साथ द स्टूडेंट हु सिक्योर डिस्टिंक्शन इन 3 सब्जेक्ट एक्सेप्ट मैथ्स, मैथ्स के अलावा तीनों सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन, आंसर हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर, यहाँ पे पर्सन सी है जो कि ऑप्शन सी में नजर आ रहा है, ऑप्शन सी इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट हु सिक्योर डिस्टिंक्शन इन संस्कृत एंड साइंस बट नॉट मैथ्स एंड इंग्लिश, वो स्टूडेंट जिसने संस्कृत और साइंस में डिस्टिंक्शन लिया है, वो स्टूडेंट जिसने संस्कृत और साइंस में डिस्टिंक्शन लिया है लेकिन मैथ्स और इंग्लिश में नहीं, मैथ्स और इंग्लिश में नहीं लेकिन संस्कृत एंड साइंस, अकॉर्डिंग टू द टेबल क्लियरली वी कैन से दैट आंसर शुड बी बी, और बी आपको दे रखा है ऑप्शन ए में, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द स्टूडेंट हु सिक्योर डिस्टिंक्शन इन ओनली इंग्लिश एंड मैथ्स, वो स्टूडेंट जिसने केवल इंग्लिश और मैथ्स में डिस्टिंक्शन लिया है। अब केवल इंग्लिश और मैथ्स में डिस्टिंक्शन, आप ए को देखें तो उसका साइंस में भी आ रहा है, बी को देखें तो साइंस और संस्कृत में आ रहा है, सी को देखें तो इंग्लिश, साइंस और संस्कृत में आ रहा है, लेकिन डी वो पर्सन है जिसकी केवल इंग्लिश और मैथ्स में डिस्टिंक्शन है, तो आंसर होना चाहिए हमारा ऑप्शन सी। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ये देखा, पर्टिकुलर आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई थी, उसके अकॉर्डिंग हमने एक टेबल जनरेट करी, टेबल बनाने के बाद हमने अलग अलग क्वेश्चन जो उस टेबल से रिलेटेड थे वो हमने आंसर किए। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर जब भी एनटीएससी स्टेज 1 में पजल टेस्ट से क्वेश्चन आए तो फायदा ये होता है आप इस टेबल, इस इंफॉर्मेशन को आराम से पढ़ें, आराम से पढ़ते हुए हर एक इंफॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप फॉर्मुलेट करें या डिक्टेट करें। अब यहाँ से फायदा ये हो जाता है कि जैसे ही आपकी ये टेबल जनरेट हुई, आपको बस अगले 5 क्वेश्चन या अगले 4 क्वेश्चन जितने भी हैं उसमें बस आपको टेबल में देख के उसका आंसर देना है। तो ऐसे में पजल टेस्ट अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि जब आप इस तरह की टेबल बना लेते हैं तो सिर्फ आपको आंसर टिक करना है, जो कि आपको सीधे के सीधे 5 नंबर देके जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन था हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड टाइप पजल पे, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने टेबल बनाई और फिर आंसर दिए। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है ये भी पर्टिकुलर एक कंडीशन, यानी कि एक पर्टिकुलर एक फॉर्मेट आपको दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको वापस टेबुलेट करेंगे। कंडीशन ये है, वापस हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, 5 प्रोफेसर्स डॉक्टर जोशी, डॉक्टर डावर, डॉक्टर नटराजन, डॉक्टर चौधरी एंड डॉक्टर जिया टीच डिफरेंट सब्जेक्ट्स जूलॉजी, फिजिक्स, बॉटनी एंड जूलॉजी, हिस्ट्री इन 4 यूनिवर्सिटीज। 5 प्रोफेसर हैं, 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं और 4 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, दिल्ली, गुजरात, मुंबई एंड ओस्मानिया। डू नॉट अज्यूम एनी स्पेसिफिक ऑर्डर, इसका मतलब ये है कि जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं उसका मतलब ये नहीं कि हमें उसी ऑर्डर में उसको फॉलो करना है। तो हम इस टेबल को फॉर्मुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोफेसर का नेम, इस तरफ हम नेम लिख लेते हैं, इस तरफ हम देंगे उनकी यूनिवर्सिटी, और इस तरफ अपन दे देंगे उनका सब्जेक्ट। अब जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दी गई है उसको हम फॉर्मुलेट करते हैं। डॉक्टर चौधरी टीचर्स जूलॉजी, एक बार हम पहले टीचर्स के नाम लिख लेते हैं प्रोफेसर्स के। पहले जोशी, उसके बाद है डावर, नेक्स्ट है नटराजन, नेक्स्ट है मिस्टर चौधरी, और इसके बाद है डॉक्टर जिया। तो ये उन 5 प्रोफेसर्स के नाम हैं जिनके लिए हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिजाइन करनी है।
इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है आपकी, पहली इन्फॉर्मेशन, डॉक्टर चौधरी टीचेस जूलॉजी। क्लियर इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि डॉक्टर चौधरी किस सब्जेक्ट के साथ डील करते हैं, जूलॉजी। तो डॉक्टर चौधरी के कॉलम के आगे हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देते हैं जूलॉजी। डॉक्टर चौधरी टीचेस जूलॉजी इन मुंबई यूनिवर्सिटी। मुंबई यूनिवर्सिटी दे रखी है, मतलब डॉक्टर चौधरी मुंबई यूनिवर्सिटी में। ये एक क्लियर इन्फॉर्मेशन थी जो आपको अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट दे दी गई, डॉक्टर चौधरी टीचर्स जूलॉजी इन मुंबई। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, डॉक्टर नटराजन इज नाइदर इन ओस्मानिया नॉर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब ये नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है। नेगेटिव इन्फॉर्मेशन कैसे? डॉक्टर नटराजन जो है न तो ओस्मानिया में है न ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं, डॉक्टर नटराजन न तो ओस्मानिया यूनिवर्सिटी में है न ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन को सर्किल में लिखा है, इसका मतलब अपन ये ले लेते हैं कि जो सर्किल में इन्फॉर्मेशन है वो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है। मतलब ये है कि डॉक्टर नटराजन इज नाइदर फ्रॉम ओस्मानिया नॉर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड ही टीचेस नाइदर जियोलॉजी नॉर हिस्ट्री। न ही ये जियोलॉजी पढ़ाते हैं और न ही ये हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है उसको हम सर्किल में लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर जिया टीचेस फिजिक्स। अब डॉक्टर जिया की क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि ये फिजिक्स सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं। डॉक्टर जिया टीचेस फिजिक्स बट नाइदर इन मुंबई नॉर इन ओस्मानिया। अब ना तो ये मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और न ही ओस्मानिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। सब्जेक्ट के साथ तो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन थी, बाकी इधर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है कि डॉक्टर जिया जो है फिजिक्स पढ़ाती हैं लेकिन न तो मुंबई यूनिवर्सिटी में और न ही ओस्मानिया में। नेक्स्ट, डॉक्टर जोशी टीचर्स हिस्ट्री इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। डॉक्टर जोशी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, मतलब क्लियर इन्फॉर्मेशन है, डॉक्टर जोशी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। 2 प्रोफेसर्स आर फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी। गुजरात यूनिवर्सिटी में 2 प्रोफेसर हैं। तो जो आपके साथ 5 प्रोफेसर और 4 यूनिवर्सिटी कंडीशन थी, उससे ये क्लियर हो गया कि गुजरात यूनिवर्सिटी में 2 प्रोफेसर आएंगे। नेक्स्ट है, 1 प्रोफेसर टीचेस ओनली 1 सब्जेक्ट एंड इन 1 यूनिवर्सिटी ओनली। अब कंडीशन ये भी है कि एक प्रोफेसर केवल एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाएगा और केवल एक सब्जेक्ट पढ़ाएगा। अब आप देखें, टोटल 5 सब्जेक्ट थे, जूलॉजी, फिजिक्स, बॉटनी, जियोलॉजी एंड हिस्ट्री। उसमें से जूलॉजी और फिजिक्स हो चुका है, यहाँ पे जियोलॉजी और हिस्ट्री आ नहीं सकता। तो जो सब्जेक्ट बचता है वो कौन सा है? बॉटनी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो डॉक्टर नटराजन है वो बॉटनी पढ़ाएंगे, क्योंकि जियोलॉजी और हिस्ट्री यहाँ आ नहीं सकता। फिजिक्स और जूलॉजी हो सकता है, तो यहाँ पे बॉटनी आ गया। अब कंडीशन नेक्स्ट आ रही है, जो हमारे 2 सब्जेक्ट बचे हैं, एक तो हमारा बचा है जियोलॉजी और दूसरा हिस्ट्री। जियोलॉजी और हिस्ट्री यहाँ पे कहीं पर आएगा। अब यहाँ पे कंडीशन देखिए, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं हो सकता, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं हो सकती, तो ये कंफर्म है कि डॉक्टर डावर जो है ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से होंगे। अब अपने वो कंडीशन पहले ही दी थी कि गुजरात, पॉइंट नंबर जो 6 है वो पहले ही कह रहा है कि 2 प्रोफेसर आर फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी, मतलब गुजरात से 2 प्रोफेसर हैं, तो 2 ही जगह अपने पास बची है। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि डॉक्टर नटराजन और डॉक्टर जिया ये गुजरात यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं। अब देखिए कंडीशन यहाँ पे एक बार अपन वापस चेक कर लेते हैं। डॉक्टर चौधरी टीचेस जूलॉजी इन मुंबई। डॉक्टर चौधरी टीचेस जूलॉजी मुंबई। डॉक्टर नटराजन इज नाइदर फ्रॉम ओस्मानिया नॉर इन दिल्ली। डॉक्टर नटराजन ना तो ओस्मानिया में ना दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट, न ही ये जियोलॉजी पढ़ाते हैं और न ही हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ये अपन ने इन्फॉर्मेशन लिख ली, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इससे निकल के आ रहा है, हु टीचेस जियोलॉजी। हु टीचेस जियोलॉजी, जियोलॉजी कौन पढ़ा रहा है? तो जियोलॉजी की कंडीशन यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ओस्मानिया यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे जियोलॉजी हिस्ट्री आ नहीं सकता, ये बॉटनी है, ये जियोलॉजी है। तो कंडीशन हु टीचेस जियोलॉजी, अब जियोलॉजी या तो डॉक्टर जोशी पढ़ाएंगे या डॉक्टर
डावर पढ़ाएंगे। तो इसके लिए हमारे प्रीवियस स्लाइड में एक कंडीशन थी, एक प्रीवियस स्लाइड की तरफ मूव करते हैं अपन, प्लीज प्रीवियस स्लाइड। यहाँ पे देखें आप कंडीशन, डॉक्टर टीचर्स फिजिक्स, जिया फिजिक्स पढ़ाती हैं मुंबई यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर जोशी टीचर्स हिस्ट्री इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। यहाँ पे हमें एक इन्फॉर्मेशन दी थी, डॉक्टर जोशी टीचर्स हिस्ट्री इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब दिल्ली यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट हिस्ट्री। तो जो आपकी यहाँ पे हिस्ट्री नहीं आ पा रहा था वो यहाँ पे आ गया, और एक सब्जेक्ट जो आपका बचा ये हो गया आपका जियोलॉजी। तो अब जाके अपनी ये एक टेबल जो पूरी हुई है, जिसमें हमने हर पर्सन के साथ उसकी यूनिवर्सिटी और उसका सब्जेक्ट यहाँ पे डिनोट कर दिया है। तो अब अपन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हु टीचेस जियोलॉजी, जियोलॉजी कौन पढ़ाता है। तो जियोलॉजी टेबल से हम क्लियरली देख सकते हैं कि डॉक्टर डावर यहाँ पे जियोलॉजी पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, विच यूनिवर्सिटीज डॉक्टर जिया फ्रॉम, डॉक्टर जिया गुजरात यूनिवर्सिटीज हैं, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, हु टीचेस बॉटनी, बॉटनी सब्जेक्ट कौन पढ़ा रहा है, ये हमारी टेबल के अकॉर्डिंग डॉक्टर नटराजन पढ़ा रहे हैं। तो आंसर आ जाएगा आपका इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे चलते हैं, हु इज फ्रॉम ओस्मानी यूनिवर्सिटी, ओस्मानी यूनिवर्सिटी से कौन है, तो ओस्मानिया से आ रहे हैं डॉक्टर डावर। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है पर्टिकुलर इससे रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। पहला ऑप्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी डॉक्टर जिया, डॉक्टर जिया तो गुजरात से हैं, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, डॉक्टर चौधरी टीचर्स जियोलॉजी, डॉक्टर चौधरी जूलॉजी पढ़ाते हैं ना कि जियोलॉजी, दूसरा भी गलत। तीसरा, डॉक्टर डावर फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, डॉक्टर डावर ओस्मानिया से हैं, ये भी गलत हो गया। चौथा ऑप्शन, डॉक्टर नटराजन इज फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी, टेबल से हम क्लियरली देख सकते हैं कि डॉक्टर नटराजन जो है गुजरात यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको क्वेश्चन में कुछ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कुछ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। उस नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को आप जैसे डील करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस फॉलो किया कि नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को हमने पहले से सर्किल में लिख लिया ताकि हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएं। तो पर्टिकुलर ये टेबल बनी और फिर वही जो क्वेश्चन थे उसका टेबल में देख के हमने आंसर दे दिया। तो फायदा वही, जैसे ही आपके सामने पजल का क्वेश्चन आए आप क्लियरली पजल को सॉल्व करके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को टेबल के थ्रू आंसर दे सकते हैं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर सिक्योर कर सकते हैं। तो दो क्वेश्चन अभी अपन ने देखे, दोनों क्लासिफिकेशन टाइप पजल के थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस आपका क्लासिफिकेशन से ही निकल के आ रहा है, सॉरी क्लासिफिकेशन के साथ यहाँ पे जो आपका सेकेंड टाइप है वो है फैमिली बेस्ड पजल। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर फैमिली के बारे में कंडीशन दी गई है, जैसे अपन इसको सॉल्व करते हैं। पहला है कंडीशन, ABCD एंड F आर 6 मेंबर्स इन अ फैमिली, एक फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, विच देयर आर 2 मैरिड कपल, 6 मेंबर्स हैं उनमें से 2 मैरिड कपल हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, E अ टीचर इज मैरिड टू द डॉक्टर, E टीचर है और इसकी जो शादी हुई है वो डॉक्टर से। E अ टीचर इज मैरिड टू अ डॉक्टर हु इज मदर ऑफ C एंड F, हु मतलब ये डॉक्टर, तो डॉक्टर मदर है, मतलब ये कंफर्म हो गया कि E मेल है और जो यहाँ पे पर्सन आएगी वो फीमेल है, प्लस अपन मेल के लिए लेते हैं माइनस फीमेल के लिए। ठीक है, तो E अ टीचर इज मैरिड टू द डॉक्टर हु इज मदर ऑफ C एंड F, मतलब इनके C और F 2 चिल्ड्रन हैं। अब ये पता नहीं है कौन मेल फीमेल, पर अभी इतना पता है कि इनकी 2 चिल्ड्रन है C और F। पहली इंफॉर्मेशन तो ये। दूसरी इंफॉर्मेशन है B द लॉयर इज मैरिड टू A, B जो कि लॉयर है इसकी शादी हुई है A से, B द लॉयर इज मैरिड टू A। नेक्स्ट है A हैज 1 सन एंड 1 ग्रैंडसन। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस पूरी पजल की यहाँ पर पॉइंट नंबर 4, A का एक बेटा है और एक पोता है। A हैज 1 सन एंड 1 ग्रैंडसन। अब वो कब पॉसिबल है, जब आप इस A को यहाँ पे रिप्लेस करें, यानी कि हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे आ गया आपका A की शादी B से, B जो है लॉयर है
तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से हम ये फैमिली चार्ट को बना पा रहे हैं। अभी हमें ये पता नहीं ए और बी में कौन मेल है कौन फीमेल है, आगे की इंफॉर्मेशन से देखते हैं। पहला, ए हैज़ 1 सन एंड 1 ग्रैंडसन, ए का एक बेटा और इन दोनों में से कोई एक मेल या फीमेल होगा। नेक्स्ट, ऑफ द 2 मैरिड लेडीज 1 इज अ हाउसवाइफ, जो 2 मैरिड लेडीज हैं उनमें से एक हाउसवाइफ है। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि ए बी ई सी और एफ यहाँ आ गए, तो कंफर्म है कि ये जो पर्सन है ये डी होगा। टोटल 6 पर्सन थे, ए बी सी डी एफ। अब डी डॉक्टर, ये तो फीमेल है। अब दूसरी मैरिड कौन बची? ए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ऑफ द 2 मैरिड लेडीज 1 इज अ हाउसवाइफ, ये तो लॉयर, तो ये तो फीमेल हो नहीं सकता, तो ये मेल, ये फीमेल और ये हाउसवाइफ। यहां तक इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बनाया। नेक्स्ट, देयर इज ऑल्सो 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल इंजीनियर इन द फैमिली। इस कंडीशन में देयर इज ऑल्सो 1 स्टूडेंट, इनमें एक स्टूडेंट है और एक मेल इंजीनियर इन द फैमिली। अब देखो सबके साथ तो प्रोफेशन ऑलरेडी डिसाइड है, मतलब ये है कि सी और एफ में से ही कोई स्टूडेंट होगा और कोई इंजीनियर होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, जो मेल है वो है इंजीनियर। इसका मतलब जो फीमेल है वो स्टूडेंट, पर पता नहीं सी और एफ में से कौन मेल है कौन फीमेल, तो हम इसको ऑब्लिक में लेके चलते हैं। सी और एफ में से कौन मेल है कौन फीमेल, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। तो यहाँ से हमारा एक फैमिली चार्ट यहाँ पर बन गया, जिसके अकॉर्डिंग हम रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर देंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे है, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, ए सी का कौन है। अब क्लियरली आप देख सकते हैं कि ए और सी डबल जनरेशन का गैप आ रहा है, ए का बेटा ई और उसका बेटा या बेटी कौन है, सी। तो जेंडर यहाँ पे ए का क्लियर हो रहा है, ए रिलेटेड टू सी, ए सी का कौन है, तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि ए सी की ग्रैंड मदर है, क्योंकि फीमेल है और उसके बेटे का बेटा या बेटी कौन हो सकता है, सी। तो ए यहाँ पर हो गया ग्रैंड मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड, हु अमंग द फॉलोइंग इज द हाउसवाइफ, हाउसवाइफ कौन है, तो क्लियरली हम दे सकते हैं आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ, सी एफ का कौन है। अब देखो सी जो है एफ का या तो ब्रदर होगा या सिस्टर होगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक मेल है, पता नहीं है कौन मेल है। सी अगर मेल है तो सी ब्रदर हो जाएगा एफ का, सी अगर फीमेल है तो सी सिस्टर हो जाएगी एफ की। तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ, सी एफ का कौन है, हम क्लियरली आंसर नहीं दे सकते, पर इतना कंफर्म है कि या तो ब्रदर होगा या फिर सिस्टर होगा, तो आंसर इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ग्रुप ऑफ फीमेल्स इन द फैमिली। अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रुप ऐसा है जो फीमेल्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब यहां तक तो क्लियर है कि ए और डी फीमेल है, लेकिन सी और एफ में से कौन फीमेल है इसका आंसर हम नहीं दे सकते। तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में कितने फीमेल मेंबर्स हैं वो तो हम दे सकते हैं, लेकिन कौन कौन फीमेल मेंबर्स है वो ए और डी के अलावा कौन फीमेल है उसको हम नहीं बता सकते। तो आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन डी, डेटा इनएडिक्वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर इन द फैमिली। इस फैमिली में ग्रैंड डॉटर के रेस्पेक्ट में क्या स्टेटमेंट सही आ रहा है। देखो ग्रैंड डॉटर या तो सी होगी या फिर एफ होगा, इन दोनों में से कोई एक ग्रैंड डॉटर बनेगी। तो ऑप्शन ए है शी इज द लॉयर, लॉयर तो बी है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा शी इज ए स्टूडेंट, जो फीमेल है ग्रैंड डॉटर मतलब फीमेल वो स्टूडेंट है, हाँ ये सही आ रहा है, तो आंसर इसका बी होगा। एक बार सी और डी और चेक कर लेते हैं। शी इज ए इंजीनियर, जो मेल है वो है इंजीनियर, फीमेल तो इंजीनियर है नहीं, तो सी ऑप्शन गलत। तो आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन बी, शी इज ए स्टूडेंट। तो इस वाले पजल में हमने ये देखा कि पर्टिकुलर आपको एक फैमिली से रिलेटेड एक चार्ट बनाना था, उस चार्ट के अकॉर्डिंग हमें ये पूरा डिस्कस करना था कि उस फैमिली में कितने पर्सन है, क्या उनके प्रोफेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमें पूरा डिटेल में इसको देखना था। तो ये वाली जो पजल है ये आपकी फैमिली बेस्ड पजल में आती है। जो आप ब्लड रिलेशन टॉपिक पढ़ते हैं वहाँ से एक निकल के एक टॉपिक निकलता है जिसमें ब्लड रिलेशन
पजल के साथ इंक्लूड होके आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हमें पर्टिकुलर इसमें ध्यान रखना है कि किस पर्सन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। दो चीज़ें यहाँ पे आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। पहला, कितना जनरेशन गैप क्या डिस्कशन हुआ है, और कौन मेल है कौन फीमेल है। हम अपनी तरफ से किसी को मेल या फीमेल नहीं मान सकते। यहाँ सी और एफ के बारे में कोई कंडीशन दी नहीं थी, इसलिए हम ये नहीं कह सकते थे कि इन दोनों में से कौन मेल है और कौन फीमेल। तो पर्टिकुलर ऐसे क्वेश्चंस में ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें जेंडर क्लियरली किसका दे रखा है और कितने जनरेशन गैप की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। अब नेक्स्ट जो पजल है ये वापस आपकी एक क्लासिफिकेशन टाइप पजल से निकल के आ रही है। इसमें आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, पर्टिकुलर किस इंफॉर्मेशन से हमें क्या डिटेल निकालनी है, वापस हम टेबल को बनाएंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है, देर आर 6 स्टूडेंट ए बी सी डी एंड एफ, टोटल 6 स्टूडेंट है। तो हमने यहाँ पे वापस स्टूडेंट लिख लिए ए बी सी डी ई और एफ, टोटल 6 स्टूडेंट्स की हमें बात करनी है। कंडीशन क्या है, ईच स्टूडेंट कैन ऑप्ट फॉर ओनली 3 चॉइसेस आउट ऑफ द 6 विच आर म्यूजिक, रीडिंग, पेंटिंग, बैडमिंटन, क्रिकेट, टेनिस। आपको 6 चॉइस दी गई है, म्यूजिक, रीडिंग, पेंटिंग, बैडमिंटन, क्रिकेट एंड टेनिस। अब इन 6 में से हर पर्सन केवल 3 चॉइस सिलेक्ट कर सकता है। हर पर्सन केवल 3 चॉइस सिलेक्ट कर सकता है, उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि उनकी चॉइस कौन कौन सी चल रही है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है ए सी एंड एफ लाइक रीडिंग, ए सी एंड एफ। ए सी एंड एफ। ए सी और एफ को रीडिंग पसंद है, मतलब इनकी एक चॉइस की इंफॉर्मेशन आपको दे दी कि ए सी और एफ रीडिंग पसंद करते हैं। दूसरा, डी डज नॉट लाइक बैडमिंटन बट लाइक्स म्यूजिक। अब डी को बैडमिंटन तो पसंद नहीं है, तो हमने ये इन्फॉर्मेशन वापस सर्किल में ले ली। नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है, डी डज नॉट लाइक बैडमिंटन बट लाइक्स म्यूजिक, पर उसको म्यूजिक पसंद है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, बोथ बी एंड डी लाइक पेंटिंग एंड म्यूजिक। बी और ई को पेंटिंग और म्यूजिक पसंद है। बी और ई। बी और ई को पेंटिंग एंड म्यूजिक पसंद है। ए एंड डी डू नॉट लाइक पेंटिंग, ए और डी को पेंटिंग पसंद नहीं है। ए एंड डी को पेंटिंग पसंद नहीं है, बट दे लाइक क्रिकेट, पर उनको क्रिकेट पसंद है। ऑल स्टूडेंट एक्सेप्ट वन लाइक बैडमिंटन, सभी स्टूडेंट केवल एक को छोड़ के सबको बैडमिंटन पसंद है। तो हमने टेबल में पहले ही देख लिया कि डी को बैडमिंटन पसंद नहीं है, मतलब हर किसी को बैडमिंटन पसंद है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए के साथ बैडमिंटन आएगा, बी के साथ बैडमिंटन आएगा, सी के साथ आएगा, डी के साथ आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे बैडमिंटन की मना है। ई को बैडमिंटन पसंद है और एफ को बैडमिंटन पसंद है। यहाँ तक की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने टेबल बना ली। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, 2 स्टूडेंट लाइक टेनिस, 2 स्टूडेंट्स को टेनिस पसंद है। F does not like cricket, music and tennis. F does not like cricket, music and tennis. Cricket, music and tennis. F को
क्रिकेट, म्यूजिक और टेनिस पसंद नहीं है। देखिए टोटल हमारे पास जो चॉइस थी 6 थी, उसमें से 2 रीडिंग बैडमिंटन आ चुकी है, तो क्रिकेट, म्यूजिक एंड टेनिस इसको पसंद नहीं है। तो ऑब्वियसली जो तीसरा बचता है वो पेंटिंग, क्योंकि रीडिंग बैडमिंटन तो पसंद है ही सही, क्रिकेट, म्यूजिक, टेनिस नहीं है, तो पेंटिंग होगा बचा हुआ। पॉइंट नंबर 7 था टू स्टूडेंट लाइक टेनिस। अब देखिए ए के साथ 3 चॉइस कंप्लीट हो चुकी, बी के साथ 3 चॉइस कंप्लीट हो चुकी है, सी और डी बाकी हैं, ई के साथ 3 चॉइस कंप्लीट हो चुकी है और एफ के साथ 3 चॉइस कंप्लीट हो चुकी है। तो ये जो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 7 है टू स्टूडेंट लाइक टेनिस, ये आप सीधे सी और डी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की ही एक एक चॉइस बची हुई है। तो सी की जो तीसरी चॉइस बनेगी वो टेनिस, इसी तरह डी की जो तीसरी चॉइस बनेगी वो भी टेनिस। तो हमने पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये पूरा एक टेबल जनरेट कर ली। इससे ये क्लियर हो गया कि ए को रीडिंग, क्रिकेट, बैडमिंटन पसंद है, बी को पेंटिंग, म्यूजिक, बैडमिंटन, सी को रीडिंग, बैडमिंटन, टेनिस, डी को म्यूजिक, क्रिकेट और टेनिस, ई को पेंटिंग, म्यूजिक, बैडमिंटन और एफ को रीडिंग, बैडमिंटन एंड पेंटिंग। हर पर्सन के साथ 3-3 चॉइस यहाँ पे जा चुकी है। अब इस रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला, which pair of students has the same combination of choices? वो कौन सा पेयर है जिसकी चॉइस सेम है? पहला ऑप्शन देखो ए और सी। ए रीडिंग, क्रिकेट, बैडमिंटन, रीडिंग, बैडमिंटन, टेनिस, यहाँ पे डिफरेंस आ गया टेनिस और क्रिकेट में। बी ऑप्शन सी एंड डी, रीडिंग, बैडमिंटन, टेनिस, यहाँ पे म्यूजिक है, मतलब बी ऑप्शन भी नहीं जाएगा। सी ऑप्शन बी एंड ई, पेंटिंग, म्यूजिक, बैडमिंटन, पेंटिंग, म्यूजिक, बैडमिंटन। क्लियरली हम कह सकते हैं कि टेबल से बी और ई की चॉइस सेम आ रही है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग स्टूडेंट्स लाइक बोथ टेनिस एंड क्रिकेट? इनमें से वो कौन से हैं जिनको टेनिस और क्रिकेट दोनों पसंद है? अगर हम ये ऑप्शन देखें ए एंड बी, तो टेनिस यहाँ पे नहीं है। सी को देखें तो टेनिस है पर क्रिकेट नहीं है। बी एंड डी नहीं है। डी के साथ देखें तो टेनिस और क्रिकेट, डी को टेनिस और क्रिकेट दोनों पसंद है, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक पेंटिंग एंड बैडमिंटन? पेंटिंग और बैडमिंटन कितने स्टूडेंट्स को पसंद है? अगर हम देखें तो ए को केवल बैडमिंटन है, नहीं हो सकता। बी पेंटिंग, बैडमिंटन, एक हो गया। सी नहीं है, पेंटिंग, बैडमिंटन, बी ई के साथ आ रहा है पेंटिंग, बैडमिंटन, और एफ के साथ आ रहा है। तो टोटल 3 स्टूडेंट्स हमारे ऐसे आ रहे हैं जिनको पेंटिंग और बैडमिंटन पसंद है, तो आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डू नॉट लाइक म्यूजिक? इनमें से वो कौन है जिसको म्यूजिक पसंद नहीं है? पहला ऑप्शन ए, सी एंड डी। ए को तो नहीं है, सी को भी नहीं है, लेकिन डी को है, मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। ए, बी एंड सी, ए को म्यूजिक पसंद नहीं है, बी को पसंद है, ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन देखते हैं, ए, सी, एफ। ए को म्यूजिक पसंद नहीं है, सी को म्यूजिक पसंद नहीं है और एफ को म्यूजिक पसंद नहीं है। तो ए, सी और एफ इन तीनों को म्यूजिक पसंद नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर चॉइस? इनमें से वो कौन सा है जो सबसे ज्यादा चॉइस है पर्सन की? तो फ्रेंड्स आप क्लियरली देख सकते हो, हमारे पास एक पॉइंट था कि केवल एक पर्सन को छोड़ के सबको बैडमिंटन पसंद है, तो बैडमिंटन सबके साथ आएगा सिवाय एक के। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा हुआ? बैडमिंटन। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो आपका पर्टिकुलर एक क्लासिफिकेशन बेस्ड का ही पजल था, कंडीशन अलग तरीके से दी गई थी, तो हमने उसके अकॉर्डिंग इसको फॉर्मेट दे दिया और क्लियरली आंसर दे दिए। तो अभी तक अपन ने 2 तरह के टाइप को डिस्कस किया है, एक तो क्लासिफिकेशन टाइप पजल और दूसरा आपका फैमिली बेस्ड या ब्लड रिलेशन टाइप पजल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट जो टाइप है आपका वो है सिलेक्शन। आप किस तरीके से अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन पब्लिक या टीम को सिलेक्ट करते हो। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, द ऑफिस स्टाफ ऑफ XYZ कॉर्पोरेशन प्रेजेंटली कंसिस्ट ऑफ 3 फीमेल्स। 3 यहाँ पे फीमेल्स हैं, 3 फीमेल्स हैं आपकी ए, बी एंड सी। एंड 5 मेल्स, टोटल 5 मेल्स आपको दे रखे हैं।
5 मेल्स, D E F G H, DEFGH। अब जब आप कंडीशन को फॉलो करें तो एक बात का ध्यान रखें कि हमें किस तरीके से चीज़ों के साथ रिलेट करना है। अब 3 फीमेल्स हैं, 5 मेल्स हैं। द मैनेजमेंट इज प्लानिंग टू ओपन अ न्यू ऑफिस इन अनदर सिटी यूजिंग 3 मेल्स एंड 2 फीमेल्स। अब हमें एक टीम जनरेट करनी है, उसमें 3 तो आपके होंगे मेल और 2 होंगे फीमेल। 3 मेल और 2 फीमेल के साथ हमें एक टीम बनानी है। टू डू सो दे प्लान टू सेपरेट सर्टेन इंडिविजुअल्स हु डू नॉट फंक्शन वेल टुगेदर। अब टीम बनाने के लिए उन्होंने एक कंडीशन लिखी है कि हम कुछ पर्सन्स को एक साथ नहीं भेजेंगे क्योंकि वो अगर साथ में सही ढंग से काम नहीं कर पाते। तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, फीमेल्स ए एंड सी आर नॉट टू बी टुगेदर। पहली इंफॉर्मेशन है कि ए और सी एक साथ नहीं हो सकते, तो हमने नॉट इक्वल टू का साइन यहाँ पे यूज कर लिया कि ए और सी साथ में नहीं जाएंगे। दूसरा, सी एंड ई शुड बी सेपरेटेड, इसी तरह सी और ई भी एक साथ नहीं जा सकते। तीसरा, डी एंड जी शुड बी सेपरेटेड, डी और जी ये भी एक साथ नहीं जा सकते। चौथा, डी एंड एफ टुगेदर शुड नॉट बी पार्ट ऑफ अ टीम, डी और एफ ये भी एक साथ नहीं जा सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर जो सेपरेशन है वो हमें पहले दे दिया, ए के साथ सी नहीं आ सकता, सी के साथ ई नहीं जा सकता, डी के साथ जी नहीं जा सकता, डी के साथ एफ नहीं जा सकता। अब हमें इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने। पहला, इफ ए इज चूजन, अगर आप ए को लेके जा रहे हो, मतलब उन 5 जनों की टीम में से अगर आपने ए को चूज किया है तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ टीम, तो इनमें से कौन सी टीम नहीं हो सकती। अब इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इनमें से कौन सी टीम नहीं हो सकती। हमें पता है कि अगर ए चूज कर रहे हैं तो ए के साथ सी नहीं जाना चाहिए, तो किसी भी ऑप्शन में सी तो है नहीं, मतलब इस पॉइंट से तो कोई क्लियरेंस आ नहीं रही। हमें लेना है टोटल 3 मेल्स एंड 2 फीमेल्स। अब अगर आप देखें, पहला ए बी और डी, ए बी डी ई एच, ए बी डी ई एच। अब ए के साथ बी जा रहा है, ठीक है, डी और ई, डी और ई साथ में नहीं हो सकता, डी और ई के साथ कोई कंडीशन नहीं दी, ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी बनती है। दूसरा जो ऑप्शन आ रहा है ए बी डी जी एच, अब यहाँ पे डी और जी साथ में नहीं जा सकते, तो डी और जी या साथ में आ रहे तो बी ऑप्शन कैंसिल हो गया। इसी तरह आपका जो ऑप्शन है ए बी ई और ई एफ और एच, देखें यहाँ पे हमसे ये पूछा था कि कौन सी टीम नहीं बन सकती, क्या पॉसिबल नहीं है, तो क्लियरली आप ये दे सकते हैं कि ऑप्शन बी में अगर आप बी और डी को साथ में लेके जा रहे हैं तो जी नहीं आ सकता, डी के साथ जी की पॉसिबिलिटी खत्म हो चुकी है, तो डी और जी साथ में नहीं आ सकते। तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो सकता है, ऑप्शन बी, ये वाली टीम पॉसिबल नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22, इफ सी एंड एफ आर टू बी मूव्ड, अगर सी और एफ को आप लेके जा रहे हो, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, इसको अपन बना के देखते हैं। देखो, अगर आप सी और एफ को लेके जा रहे हैं, अगर हम सी और एफ को लेके जा रहे हैं तो कितने पॉसिबिलिटी बनती है, कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब देखो, अब अगर सी है तो 2 फीमेल तो जानी ही जानी है, तो अब सी है तो ए जा नहीं सकता, मतलब दूसरी फीमेल कौन जाएगी, बी, ये भी कंफर्म हो गया। अब अपने पास देखो मेल्स जो हैं डी ई एफ जी एस थे, उसमें से एफ तो चला ही गया, बचा क्या, डी ई जी और एच। अब अगर एफ जा रहा है तो एफ जा रहा है तो डी नहीं जाएगा, मतलब ये भी डी भी गायब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बचती है कि अगर आप सी को लेके जा रहे हो तो ए नहीं आ सकता, मतलब 2 फीमेल तो कंफर्म हो गई कि ए और बी जाएंगे, एफ एक मेल जाएगा। अब अगर एफ जा रहा है तो डी नहीं जाएगा, पॉसिबिलिटी खत्म हो गई डी की, तो डी के साथ, और सी जा रहा है तो ई नहीं जाएगा, मतलब डी और ई तो खत्म हो गए। एफ ऑलरेडी जा रहा है तो बचा क्या, जी और एच, ये दोनों ही आपको लेके जाने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो कितनी पॉसिबिलिटी आपकी बनती है, टोटल केवल एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सी और एफ जा रहे हैं तो केवल एक ही टीम बनेगी और वो होगी सी एफ बी डी जी एच। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ सी इज चूजन टू द न्यू ऑफिस, अगर आप सी को चूज कर रहे हैं,
If C is chosen to the new office, which number of the staff cannot be chosen to go with C? अगर आप C को चूज कर रहे हैं तो वो कौन सा स्टाफ है जो नहीं जा सकता? अब देखिए, अगर C जा रहा है तो B तो कंफर्म जाएगा, C जा रहा है तो B कंफर्म है जाएगा, ठीक है। Which number of staff cannot be chosen? अब देखो B गया है तो आप ये देख सकते हो कि 2 फीमेल पर्सन तो कंफर्म हो गई, C और B। अब देखें C जा रहा है तो E नहीं जा सकता, मतलब E की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, ठीक है। और 3 ही पॉसिबिलिटी है, 3 कंडीशन है, तो अगर आप F को लेके जाते हैं तो D नहीं जाएगा और D नहीं जाएगा तो G नहीं जाएगा, D और G साथ में नहीं जाएंगे। तो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि हम यहाँ पे F के साथ F जब जाएगा तो या तो G और H जाएंगे। तो कंडीशन ये है कि वो पर्सन जो नहीं जा सकता वो कौन सा होगा, D, क्योंकि D के साथ फिर पॉसिबिलिटी सिचुएशन आपकी फुलफिल नहीं हो पाती। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द गाइडलाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी चूजन टू गो टू द न्यू ऑफिस? वो कौन है जिसे आपको हर कंडीशन में लेके जाना ही पड़ेगा? अब आप देखें टोटल 3 फीमेल्स हैं, उनमें से 2 फीमेल्स हमने लेके जानी। अब 2 फीमेल्स लेके जानी है तो A और C साथ नहीं जा सकते, तो B एक ऐसा पर्सन है जो A के साथ भी जाएगा, C के साथ भी जाएगा, तो केवल B ही एक ऐसा पर्सन है जो आपको कंफर्म चूज करना ही पड़ेगा, उसके बिना आपकी टीम नहीं बन पाएगी। आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ D गोज टू द न्यू ऑफिस, अगर D को आपने चूज किया है, इफ D goes to the new office which of the following are true? इनमें से कौन सा है जो ट्रू होगा? अब देखें आप, if D goes to the new office, अगर D जा रहा है तो ये कंफर्म है कि आपका G और F तो जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर D जा रहा है तो आपका F और G तो कैंसिल हो गया। अब हमें क्या चाहिए? E और H में से चाहिए, क्योंकि 2 फीमेल है 1 मेल है, तो यहाँ पे E और H आ गया। अब 2 फीमेल्स की कंडीशन बची है, 2 फीमेल्स की कंडीशन बची है, तो अब E कंफर्म जा रहा है तो C नहीं जा सकता। मतलब जो आपका स्टेटमेंट नंबर 1 है, C कैन नॉट बी चूजन, ये सही है, क्योंकि अगर आप E को लेके जा रहे हो तो C की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, तो पहला तो सही है। दूसरा, A कैन नॉट बी चूजन, अब A जब C नहीं जा रहा तो 2 फीमेल्स जो जाएंगी वो कौन सी बची, A और B, तो ये टीम बनेगी, तो दूसरा तो गलत हो गया। तीसरा, H मस्ट बी चूजन, H को चूज करना ही पड़ेगा क्योंकि 3 मेल्स की कंडीशन तभी फुलफिल हो पाएंगी। तो आपका स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 3 ये हमेशा सही होंगे अगर आप D को लेके जा रहे हो। तो आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन D। तो पर्टिकुलर सिलेक्शन बेस्ड पजल में हमने ये देखा कि जब आप किसी पर्टिकुलर टीम का सिलेक्ट करते हो तो हमें कुछ कॉन्स्टेंट्स के साथ टीम को लेके जाना है, ये जाएगा तो ये नहीं जाएगा, ये जाएगा तो ये कंफर्म जाएगा। तो उन सबको पॉसिबिलिटीज को हैंडल करते हुए हमें इनके आंसर देने, जैसा हमने इसके साथ डील किया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 to 60, ये जो आपका टाइप है इसमें वापस हमें पर्टिकुलर सिलेक्शन पे ही काम करना है। जो कंडीशन दे रखी है पहले उसको लिख लेते हैं अपन। पहला है, अ टीम ऑफ 5 इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम अमंगस्ट 5 बॉयज, 5 बॉयज हैं, A B C D and E। A B C D 5 बॉयज हैं जिन्हें हमें लेके चलना है, एंड 4 गर्ल्स हैं। गर्ल्स की कंडीशन आपको दे रखी है P Q R और S। सम क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन आर, पहला है A and S हैव टू बी टुगेदर, अगर A जा रहा है तो S कंफर्म जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरा, D and Q कैन नॉट बी टुगेदर, D और Q एक साथ नहीं जा सकते। तीसरा, C and E हैव टू बी टुगेदर, अगर C जा रहा है तो उसके साथ E कंफर्म जाएगा। R कैन नॉट बी पुट विद B, R और B साथ में नहीं जा सकते। तो ये कुछ कॉन्स्टेंट्स है। पहला कॉन्स्टेंट A और S साथ में जाएंगे, दूसरा कॉन्स्टेंट D और Q साथ में नहीं जाएंगे,
तीसरा कांस्टेंट सी और ई साथ में जाएंगे, और जो चौथा कांस्टेंट है आर और बी साथ में नहीं जाएंगे। इसलिए इन कांस्टेंट्स के साथ हमें पूरी पॉसिबिलिटी को हैंडल करना है। अब पहला, इफ टू ऑफ द मेंबर्स हैव टू बी द बॉयज। अब यहाँ पे दो तो बॉयज है, मतलब 3 गर्ल्स आपको चूज करनी। द टीम विल कंसिस्ट ऑफ, तो इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब आप देखें पहली पॉसिबिलिटी, ए जो 2 मेल ये ले रहे हैं वो ए और बी, मतलब ए और बी तो पॉसिबल होता है। अब ए जा रहा है तो एस भी जाएगा, ये भी कंफर्म है, ठीक है। तो ए बी एस पी और क्यू, पी और क्यू के साथ ऐसी कोई कंडीशन बन नहीं रही, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 26 है उसमें पहली जो पॉसिबिलिटी है वो तो फॉलो हो रही है। ए बी एस पी क्यू ये टीम बन सकती है। दूसरा ए डी एस क्यू आर। अब देखें आप, यहाँ पे हमने पहले ही बोला था कि डी के साथ क्यू नहीं जा सकता, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। इसी के साथ ये भी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई क्योंकि डी और क्यू साथ में जा रहे हैं। और फोर्थ ऑप्शन इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि अगर आप एस को लेके जा रहे हो तो ए को जाना जरूरी था, टीम में सिलेक्शन जरूरी था, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आर बी वन ऑफ द मेंबर्स, अगर आर एक मेंबर है, द अदर मेंबर्स ऑफ द टीम आर, अगर आर एक मेंबर है, आपने एक मेंबर आर लिया है, तो और कौन से मेंबर हो सकते हैं। अब देखो आर के साथ बी नहीं जा सकता, तो अगर हम देखें तो किसी ऑप्शन में बी नहीं आ रहा, मतलब वो तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अलग तरीके से देखते हैं, देखो आर के साथ वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जो बन सकता है। पहला पी एस ए डी, पी एस ए डी मतलब जो आपने लिया है ए डी और पी और एस। अब अपन पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, ए गया है तो एस जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डी के साथ क्यों नहीं जाएगा, तो हमने डी और क्यू को लिया भी नहीं है, ठीक है। सी और ई साथ में जाएंगे, तो सी और ई दोनों ही लिया अपन ने। आर के साथ भी नहीं जाएगा, मतलब जो आपका जो पहला है पी एस ए डी ये आपका पॉसिबल हो सकता है इफ आर बी वन ऑफ द मेंबर्स द अदर मेंबर्स ऑफ द टीम आर। अब आर के साथ कंडीशन ये, आपने जब आर के साथ लिया है तो आर के साथ आपको बी को नहीं लेना, वो पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। अब अदर मेंबर जो हो सकते हैं वो आर को आपने चूज कर लिया, तो ए अगर आप ले रहे हो तो ए के साथ एस का होना जरूरी है, तो पॉसिबिलिटी आती है। एस ए और डी, ए के साथ डी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है, ठीक है। तो जो दो आपके मेल्स आ रहे हैं वो ए और डी आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कंडीशन है वो बन सकती। अदर ऑप्शन चेक कर लेते हैं अपन, क्यू एस ए डी। अब आप अगर एस को लेके जा रहे हो तो ए जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर डी और क्यू साथ में नहीं जा सकते, तो ये तो ऑप्शन ही कैंसिल हो गया। क्यू एस सी ई, अगर आप एस को लेके जा रहे हो तो ए का जाना जरूरी है, वो भी गलत हो गया। तीसरा एस ए सी ई, अब यहाँ पे तो 3 फीमेल्स आ गई, ए सी, ये पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं है, इसलिए 3 बॉयज आ गए, ये पॉसिबिलिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, इफ 2 ऑफ द मेंबर्स आर गर्ल्स एंड डी इज वन ऑफ द मेंबर। अब देखें 2 गर्ल्स हैं, 2 गर्ल्स हैं मतलब आपके यहाँ पे 2 गर्ल्स आएंगी और एक जो पर्सन है वो अपन ने डी ले लिया। इफ 2 ऑफ द मेंबर्स आर गर्ल्स एंड डी इज वन ऑफ द मेंबर, द मेंबर्स ऑफ द टीम अदर देन डी आर, तो डी के अलावा वो कौन से मेंबर हैं जो हो सकते हैं। कंडीशन आप देखें, डी जा रहा है तो ठीक है, कंडीशन क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि डी के साथ क्यों नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी तो आपके यही कैंसिल हो गए, क्योंकि डी जा रहा है तो क्यू तो जा ही नहीं सकता। अब अपने को बात करनी है ऑप्शन सी और डी की। अब आप ऑप्शन डी में ध्यान से देखें, अगर एस जा रहा है तो ए का जाना जरूरी है, नहीं तो टीम नहीं बनेगी, तो यहाँ पे ए तो मिसिंग है, इसलिए ऑप्शन डी भी कैंसिल हो गया, तो बचा के ऑप्शन सी, मतलब पी एस ए और बी, मतलब जो ए बी पी और एस ये जाएंगे, तो आंसर इसका बनेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, इफ ए एंड सी आर मेंबर्स, अगर ए और सी मेंबर्स हैं, द अदर मेंबर्स ऑफ द टीम कैन नॉट बी, अगर ए और सी मेंबर हैं तो इनमें से वो कौन सा है जो मेंबर नहीं हो सकता। अब देखें ए और सी है तो ए के साथ
हम ये कंफर्म है कि अगर ए को लेके जा रहे हो तो एस को तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन डी में एस नहीं लेके जा रहे, पी क्यू और ई को लेके जा रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा क्योंकि एस वहां पे मिसिंग आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ इंक्लूडिंग पी एटलीस्ट 3 मेंबर्स आर गर्ल्स, अगर पी को इंक्लूड करते हुए कम से कम 3 मेंबर्स आपकी गर्ल्स हैं, द मेंबर्स ऑफ द टीम अदर देन पी आर, तो पी के साथ वो कौन सी कंडीशन है जो आपकी फुलफिल हो सकती है। अब आप देखें कंडीशन को अपन यहाँ पे मैच करते हैं, पी जा रहा है तो पी के साथ वैसे किसी की बाउंडेशन नहीं है, तो हम इसको ऑप्शन से देखते हैं। क्यू एस ए और बी, यहाँ पे हमने बोला है कि डी और क्यू साथ में नहीं जा सकते, तो ऑप्शन डी और क्यू, बी तो कैंसिल हो गया, मतलब डी और क्यू तो साथ में जा रहे हैं तो बी ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब क्यू एस सी ई, अगर आप एस को लेके जा रहे हो तो ए का जाना जरूरी है, पर वहां पे ए है नहीं तो ऑप्शन सी भी कैंसिल हो गया, बचे ऑप्शन ए और डी, क्यू एस ए बी एंड आर एस ए डी। हम इसकी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, पहले डी ऑप्शन देखते हैं, आर एस ए और डी। कंडीशन देखते हैं अपन यहाँ पे कि ए के साथ एस जा रहा है, ठीक है, डी के साथ क्यू नहीं जा रहा है, ये भी ठीक है। अब एटलीस्ट 3 फीमेल मेंबर्स थी, एटलीस्ट 3 फीमेल मतलब पी क्यू आर एस में से 3 होने चाहिए, तो पी आर एस, ठीक है, ये तीनों आ रहे हैं, ए और डी, ये पॉसिबिलिटी बनती है। अब एक अपन ऑप्शन ए बी चेक कर लेते हैं, क्यू एस ए बी। अब आप देखें यहाँ पे क्यू एस ए बी, पी के साथ हम कंडीशन क्या ले रहे हैं कि कम से कम 3 फीमेल मेंबर्स होनी चाहिए, तो 3 फीमेल मेंबर्स में आपकी पी क्यू एस हो रही है, ए और बी, ए के साथ ठीक है, पॉसिबिलिटी आपकी बन रही है, तो इफ इंक्लूडिंग, अब हमें ये देखना है कि कंडीशन किसके साथ गलत हो रही है। अब आर एस ए और डी, यहाँ पे अगर आप देखें तो आर एस ए और डी, पी और एस जा रहे हैं, तो एस के साथ ए जा रहा है, ठीक है, पी के साथ आर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हो पा रही, इसलिए इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो ये जो क्वेश्चन था ये भी पर्टिकुलर सिलेक्शन बेस्ड पजल का था, जिसमें हमें पर्टिकुलर पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हुए ये देखना है कि भाई कौन सा टॉपिक, कौन सा जो आपका पर्सन है वो किसके साथ जा रहा है, किसके साथ नहीं जा रहा, तो ये पॉसिबिलिटी पे चलता है। हमें यहाँ पे अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखने, तो तरीका यही है, एक तरफ आप कांस्टेंट लिख लें कि भाई कौन सा पर्सन किसके साथ जा रहा है, किसके साथ नहीं जा रहा, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये चेक कर सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर टाइप था ये था सिलेक्शन बेस्ड टाइप, जिसपे हमें पर्टिकुलर पर्सन को सिलेक्शन क्राइटेरिया पे लेके चलना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक मिसलेनियस पजल के नाम से, यानी कि कुछ भी आपको कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि भाई क्या हो सकता है, किसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो जैसे हम इसको देखते हैं, द एजेस ऑफ मंदार, शिवकू, पवन एंड चंद्रा, 4 पर्सन है, मंदार, शिवकू, पवन एंड चंद्रा। अलग अलग एज दे रखी है आपकी 32, 21, 35, 29, 32, 21, 35 और 29। हर पर्सन की अलग अलग एज यहाँ पे दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। कंडीशन ये है, वेन एवर आस्क दे लाई ऑफ देयर ओन एज, अपने बारे में तो गलत बताते, लाई देयर ओन एज यानी अपनी जो एज है उसके बारे में तो गलत बताएंगे, बट टेल द ट्रूथ अबाउट अदर्स, लेकिन अगर किसी अदर पर्सन के बारे में वो बोल रहे हैं तो वो सही बताएंगे। मतलब अपने बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो तो गलत दे रहे हैं, लेकिन अदर पर्सन की इन्फॉर्मेशन सही दी जा रही है। कंडीशन देखते हैं। पहला, पवन सेज माई एज इज 32, अब अपने बारे में तो गलत बोल रहा है, मतलब पवन की एज 32 नहीं है, पवन की एज 32 नहीं है, सर्किल में हमने वापस नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ले ली। एंड मंदार सेज इज नॉट 35, अदर पर्सन की इंफॉर्मेशन सही देता है, मतलब ये सही है कि मंदार की एज जो है 35 नहीं है। नेक्स्ट,
शिवकू सेज माई एज इज नॉट 29, शिवकू कह रहा है मेरी एज 29 नहीं है, मतलब उसकी एज 29 है। एंड पवन सेज इज नॉट 21, पवन की एज 21 नहीं है, मतलब ये सही इन्फॉर्मेशन है। मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि अपने बारे में तो सही इन्फॉर्मेशन, अपने बारे में तो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन सामने वाले पर्सन के बारे में सही इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। नेक्स्ट, मंदार सेज, मंदार ने कहा माई एज इज 32, मेरी एज तो 32 है, मतलब उसकी एज 32 नहीं है। अब आप देखें कि मंदार की एज 32 नहीं है, पवन की एज 32 नहीं है, तो फिर किसकी एज 32 बनेगी? चंद्रा की, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी वही बचती है कि अगर आप देखें तो मंदार की एज 32 नहीं है, पवन की एज 32 नहीं है, तो चंद्रा की एज भी 32। अब मंदार की एज ना तो 35 है ना 32 है, तो एक जो कंडीशन बची वो क्या बची? 21 की, क्योंकि 29 इसके साथ है, और पवन की एज क्या हो जाएगी फिर? 35। मतलब सॉल्यूशन ये बना कि मंदार की एज तो हुई 21, शिवकू की 29, पवन की 35 और चंद्रा की 32। अब क्वेश्चन हमसे पूछा था व्हाट इज चंद्राज एज, चंद्रा की एज कितनी है? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं कि चंद्रा की एज आ रही है 32, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 32। पर्टिकुलर हम जब मिसलेनियस पजल की बात करते हैं तो उसमें आपको कंडीशन कैसे भी दी जा सकती है। एक सिंपल सा हम एक एग्जांपल लेते हैं जो आपके पेपर का है, जो आपके एनटीएससी पेपर में आया हुआ है, उसकी मैं बात करता हूँ। जैसे आपको कंडीशन ये दे रखी है कि अ वेगाबाउंड रन्स ऑफ सिगरेट, ही सर्चेस फॉर द स्टब, स्टब वो ढूंढ रहा है। हैविंग लर्न दैट 7 स्टब्स कैन मेक अ न्यू, अगर 7 स्टब हैं तो उससे एक वो नई चॉकलेट यहाँ पे बना सकता है। 7 रैपर है, इसको रैपर ले लेते हैं अपन स्टब की बजाय। अगर 7 रैपर है तो वो एक चॉकलेट यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। अगली कंडीशन है कि ही गैदर्स 49 चॉकलेट्स, अब उसे टोटल 49 चॉकलेट्स मिल चुकी हैं। चॉकलेट्स को कलेक्ट कर चुका है। अब इफ 1 चॉकलेट एवरी 3/4 ऑफ एन आवर, अब वो क्या करता है कि एक जो चॉकलेट है उसको 3/4 आवर यानी कि 45 मिनट में कंप्लीट कर लेता है, 45 मिनट में कंप्लीट कर लेता है। तो क्वेश्चन आपका ये है कि वो कितने समय तक चॉकलेट खा सकता है। अब हम देख सकते हैं कि टोटल उसके पास 7 चॉकलेट्स हैं, एक चॉकलेट को खाने में उसे 45 मिनट लगते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल 7 × 45 मिनट तो उसको लगेंगे ही सही 7 चॉकलेट खाने में। पर जैसे ही वो 7 चॉकलेट खाएगा उसके बाद 7 रैपर आ जाएंगे, तो 7 रैपर आते ही उसकी एक चॉकलेट और जनरेट हो गई, मतलब 45 मिनट तक वो और चॉकलेट खा सकता है। तो टोटल जो उसका टाइम निकला जिसमें वो टोटल चॉकलेट्स जो खा सकता है वो कैसे हो सकता है? 7 × 45 मिनट्स प्लस 45 मिनट, और मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसको टोटल 6 घंटे लगे जिसमें उसने पूरी चॉकलेट कंप्लीट कर ली। तो पर्टिकुलर ये जो टाइप है ये मिसलेनियस पजल में आता है। मिसलेनियस पजल का मतलब आपको अलग अलग कंडीशन दी जा सकती है। कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर क्लास में इतने बॉयज़ हैं, इतने गर्ल्स हैं, उसमें से कुछ मैरिड हैं, कुछ अनमैरिड हैं, वगैरह वगैरह। तो करने का तरीका वही है कि आप पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसको अपने लेवल पे एक फॉर्मुलेट करें, उसको देखें कि हम इसको किस तरीके से आप टेबल्स में जनरेट कर सकते हो, फिर उससे रिलेटेड हम उस क्वेश्चंस का आंसर दें। तो पर्टिकुलर टोटल 4 टाइप हमने डिस्कस किए पजल में। पहला क्लासिफिकेशन हो गया, दूसरा हमारा हो गया फैमिली बेस्ड पजल हो गया, तीसरा आपका हो गया सिलेक्शन बेस्ड पजल, और चौथा हो गया आपका मिसलेनियस पजल। तो टोटल आपके जो पजल्स हैं वो इस तरीके से आ सकते हैं। तो पेपर में इनमें से जब भी कोई पजल आती है तो फ़ायदा ये होता है कि हम एक साथ करीबन 4 से 5 क्वेश्चंस के आंसर सही दे पाते हैं, इसलिए अपने आप में ये टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप इस टॉपिक की प्रैक्टिस करें और
ये जो हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं ये कहीं ना कहीं प्रीवियस क्वेश्चन प्रीवियस पेपर्स के हैं, जो जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हमें पजल टॉपिक के साथ किस तरीके से क्वेश्चंस को डील करना है। थैंक यू।